तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देख लेते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि बात करता है पार्टिकुलरली हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हमारे देश की इकोनॉमी को लेकर के। यहाँ एक ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है जहाँ दो प्रॉब्लम एक साथ हमारे देश की इकोनॉमी फेस कर रहा है। पहली प्रॉब्लम है फॉरेन कंपनीज इंडिया में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के बाद अपना पैसा निकाल रही हैं। जैसे कि उनको कहीं दिखाई दे रहा है कि ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही है, यहाँ पर शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है, तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए पैसा लगा दिए, जैसे ही कुछ इनकम हुई तुरंत वहाँ से पैसा निकाल करके फॉरेन कंपनी में अपना पैसा डाल दिए। दूसरी प्रॉब्लम, इंडियन कंपनीज अपना पैसा इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में लगा रही हैं, इन्वेस्टिंग एब्रॉड जिसको बोला जाता है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हैं या कमियां हैं। इन प्रॉब्लम को सीरियसली लेके सॉल्व करने की ज़रूरत है। बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, एफडीआई। एफडीआई के माध्यम से क्या होता है कि रोज़गार भी पैदा होता है, साथ ही साथ वो आपको टैक्स भी देगी, साथ ही साथ वो आपको टेक्नोलॉजी भी देगी। कैसे करके? इसके माध्यम से कोई विदेशी कंपनी अपना प्लांट भारत में स्थापित करती है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता रहा है। कब से? जब से हम हमारे देश की इकोनॉमी को प्राइवेट कंपनियों के लिए, विदेशियों के लिए ओपन किए हैं। एफडीआई ने हमारी इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाने, न्यू टेक्नोलॉजी लाने और दुनिया से जोड़ने में मेजर रोल प्ले किया है। जैसे कि ई कॉमर्स मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेक्टर एफडीआई से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, गोइंग डाउनहिल जिसको बोला जाता है। अब भी फॉरेन पैसा आ तो रहा है, लेकिन उसका मकसद लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए है। साथ ही इंडियन कंपनीज भी अपना पैसा अब्रॉड लगा रही हैं। इससे सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या इंडिया का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, मतलब अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने का जो माहौल है वो ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है। अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो वो पॉजिटिव लग सकता है। जैसे कि 2024-25 में टोटल जो एफडीआई इनफ्लो है वो 81 बिलियन डॉलर रहा है, पिछले साल से 13% ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 2011 से 2021 तक 46 बिलियन डॉलर से बढ़कर के जो एफडीआई है वो 84 बिलियन डॉलर हो गया है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर को इंडिया पसंद है। 2021-22 में एफडीआई सबसे ज़्यादा रही, उसके बाद 23-24 में गिर करके 71 बिलियन डॉलर हो गई। फिर से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखने को मिली है। कोरोना के बाद के 4 साल की जब बात करते हैं तो टोटल आने वाला जो एफडीआई है मात्र 0.3% सालाना बढ़ा है। लेकिन इसी दौरान फॉरेन इन्वेस्टर के पैसा निकालने की जो स्पीड है 18% सालाना रही। मतलब जित हिसाब से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उतना तो हुआ नहीं, लेकिन हम जो बात करते हैं कि वो लोग अपना जो पैसा निकाले हैं वो कहीं ज़्यादा स्पीड से पैसा निकाले हैं। अब बात करें हम आने वाले इनफ्लो और जाने वाले आउटफ्लो, दोनों के बीच का ये जो अंतर है बहुत गहराई को दिखाता है। कोरोना के बाद टोटल 308 बिलियन डॉलर का एफडीआई इंडिया आया था, लेकिन इसी दौरान फॉरेन इन्वेस्टर ने 153 बिलियन डॉलर पैसा निकाल भी लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नेट इनफ्लो, जो बनता है टोटल आया हुआ पैसा माइनस वापस गया पैसा प्लस लोन रिप्लेमेंट। ये जो नेट इनफ्लो है 21-22 से 24-25 तक बहुत तेज़ी से गिर गया। जब हम इंडियन कंपनी के अब्रॉड भेजे गए पैसे को भी एडजस्ट करते हैं तो इंडिया में एक्चुअली जितना पैसा रह गया, जिसको बोलते हैं नेट रिटेन कैपिटल, वो सिर्फ 0.4 बिलियन डॉलर का है, जो एकदम अलार्मिंग है। मतलब सारा आया हुआ पैसा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पैसा इंडिया में इतना देर नहीं रुकता है कि वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेगा।
इस सिचुएशन के बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसा वापस निकालने में आई तेजी। जैसे 23-24 में 51% बढ़कर के 44 बिलियन डॉलर हो गया और 2024-25 में ये हो गया 51 बिलियन डॉलर। अब पैसा जा रहा है। तो ये जो आउटफ्ले है टोटल इनफ्ले का 63% है। ये चीज़ बताता है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका है। पहले वो लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते थे, अब वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए पैसा लगा रहे हैं और निकल जाते हैं। कभी कभी टैक्स बचाने के लिए मॉरिशस, सिंगापुर जैसे रूट से ये लोग सहारा लेते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म पैसा उन इन्वेस्टमेंट की जगह ले रहा है जो इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एफडीआई के लिए फेवरेट सेक्टर माना जाता है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा है और अब उसका शेयर टोटल एफडीआई का सिर्फ 12% रह गया है। इसके बाद गिरता हुआ नेट इनफ्लो ये प्रूव करता है कि पैसा इंडिया में इतना टाइम नहीं रुक पा रहा है कि इकोनॉमी को कोई मीनिंगफुल फ़ायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इनोवेशन, इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट नहीं होने से इंडिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, हैम्पर्ड हो जाएगी। इंडियन कंपनीज़ का एब्रॉड इन्वेस्टमेंट बढ़ना एक और बड़ा कंसर्न है। ये जो आउटफ्लो है 13 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 29 बिलियन डॉलर हो गया, मतलब 10-11 से 2024-25 तक के टाइम पीरियड की बात करें तो। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, रेगुलेटरी इनएफिशिएंसी, बेहतर रोड, मतलब बेहतर रोड या फिर पावर नहीं होना, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जिसको बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी, अचानक पॉलिसी चेंज कर देना। जब कैपिटल इंडिया से बाहर जाता है तो डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी कमज़ोर होती है, जॉब्स नहीं बनती है, इनोवेशन रुक जाती है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नहीं होती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने रैंकिंग सुधारने के लिए रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ डीप रूटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल बैरियर हैं जो इन्वेस्टर को डिस्करेज करती हैं, जैसे कि रूल का क्लियर नहीं होना, कोर्ट केस में डिले होना या अनसर्टेनिटी होना और अलग अलग जगह अलग अलग रूल को फॉलो किया जाना। फॉरेन कंपनीज़ का पैसा निकालना और इंडियन कंपनीज़ का बाहर पैसा जाना, दोनों एक बिहेवियर में एक समानता दिखाई दे रही है। ये दोनों एक ही बात के टुवर्ड पॉइंट करते हैं कि सिस्टम में खराबी है, सिस्टमेटिक लैकुना जिसको बोलते हैं। अगर इंडिया ये ट्रेंड पलटना चाहता है तो इन प्रकार की जो प्रॉब्लम है इनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म पैसे से लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं हो सकती है। इंडिया को ऐसे रिफॉर्म पर फोकस करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रिवार्ड करें, ताकि एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम हम बना सकें। इसमें हम क्या क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं? हमारे जो रेगुलेशन उनको हमें सिंपल बनाना है, पॉलिसी जो हम ला रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव करें, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें हम इजी करें, लोगों की स्किल को इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से बढ़ाना, सबसे बड़ी बात है स्किल बिल्डिंग का काम। इसके बाद ग्रॉस एफडीआई की फिगर अच्छी लगती है, लेकिन वो जितना दिखती है उससे ज़्यादा छिपाती भी है। ये एक अलग यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। बढ़ती हुई डिसइन्वेस्टमेंट, बदलता हुआ इन्वेस्टमेंट पैटर्न और कैपिटल आउटफ्लो, ये सब मिलकर के दिखाते हैं कि इन्वेस्टर का इंडिया की इकोनॉमिक फ्यूचर में कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है। तो और वो ट्रेडिशनल कंट्रीज़ जिनके पास पैसे से मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जैसे कि यूएस, जर्मनी, यूके, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। अब पैसा ज़्यादा सर्विस सेक्टर में जा रहा है। दिक्कत यह है जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, होटल या फिर हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि इन सेक्टर को रेंट सीकिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग एसेट से पैसा कमाते हैं। ये सेक्टर जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इनमें मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से जॉब बनती है ना, दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। ये सब मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या एडवांस टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। सर्विस सेक्टर से ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, एफडीआई के हेल्थ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। एफडीआई पैसा देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है और रुपी को स्टेबल करता है। जब नेट इनफ्लो गिरने लगता है तो आरबीआई के लिए अपना एक्सटर्नल अकाउंट संभालना और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। आरबीआई ने भी माना है कि ये ट्रेंड रिस्की है। हाँ, ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में हो रहा है, लेकिन इसे केयरफुली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडिया को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनना है तो उसे सिर्फ हेडलाइन एफडीआई फिगर नहीं देखना है, बल्कि क्वालिटी मतलब किस सेक्टर में क्या चीज़ की ज़रूरत है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने टाइम के लिए पैसा आया, एंड स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट मतलब हमारे गोल्स के हिसाब से ये सही है कि नहीं है। इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ग्रॉस फिगर को प्रमोट करना डेंजरस है, क्योंकि वो असली प्रॉब्लम को छुपा देता है। देश को असली ज़रूरत है उन कमिटमेंट की, मतलब ऐसे कमिटमेंट दोस्तों जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और नेशनल प्रायोरिटी जैसे कि सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाए। इसके लिए स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन जैसे कि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी पर ट्रस्ट बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अपनी पब्लिक को हाईली स्किल्ड बनाना होगा, मतलब हमें ह्यूमन कैपिटल के ऊपर खर्चा करना चाहिए ताकि हाई वैल्यू सेक्टर जैसे कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट हम कर सकें। इंडिया इस एफडीआई की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां उसको सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कितने जल्दी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल है दोस्तों, पार्टिकुलरली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। जैसे कि इसके किनारे किनारे में सरकार चाहती है कि जहाज़ का आना जाना हो, इसको हम ट्रेड के साथ में जोड़ सकें, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार ने प्रस्तावित करी हैं ताकि इसको हम थोड़ा सा हाई लेवल तक डेवलपमेंट कर सकें। सरकार की जो मंशा है यहाँ पर हमको एकदम क्लियर दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। सरकार लेकर के आई है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सरकार कर रही है। ये एक मल्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है ग्रेट निकोबार आइलैंड का साउदर्न मोस्ट हिस्से को हम होलिस्टिक रूप से डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के पास है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रेड रूट में से एक माना जाता है। तो हम ये सोचें यदि हम यहाँ पर बंदरगाह बना देते हैं तो जहाज़ यहाँ आएंगे, यहाँ से मलक्का स्ट्रेट होते हुए इधर उधर जहाँ उनको जाना वहाँ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नवंबर 2022 में क्लियरेंस दे दिया था। इसे लगभग 30 साल में फेज्ड मैनर में डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट होगा ताकि एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक बैलेंस सरकार बना करके चलेगी। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करें, इसका एक बड़ा उद्देश्य है चाइना जैसी नेबरिंग पावर की एक्सपांशनिस्ट एक्टिविटी, हिंद महासागर में बढ़ती मिलिट्री और ट्रेड प्रेजेंस का जवाब देना है। ये प्रोजेक्ट इंडिया को मैरीटाइम सिक्योरिटी में मदद करेगा, खास करके इलीगल फिशिंग, पोचिंग जैसे कि म्यांमार के फिशर्स के द्वारा एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को रोकने में भी ये मदद करेगा। सिंपली कहें तो ये प्रोजेक्ट इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेगा और स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। बात करते हैं कितना करोड़ रुपया सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली, तो लगभग 72,000 करोड़ रुपया सरकार यहाँ पर खर्चा करेगी। इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट शामिल है, जैसे कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का टर्मिनल बनेगा। इससे इंडिया को एक मेजर शिपिंग हब बनने में मदद मिलेगी। सिंगापुर और कोलंबो पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसके बाद ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सरकार बनाने वाली है। डुअल इसका उद्देश्य रहेगा, मिलिट्री भी और सिविलियन यूज़ भी। इससे टूरिज्म भी एंड कनेक्टिविटी भी दोनों चीज़ इंक्रीज़ होने वाली, साथ ही साथ मिलिट्री को भी यहाँ से क्विक रिस्पॉन्स देना संभव हो पाएगा। वहीं सरकार चाहती है कि हम यहाँ पर टाउनशिप भी स्थापित करेंगे। मॉडर्न प्लान्ड टाउनशिप यहाँ पर तैयार करी जाएगी जिसमें रेसिडेंशियल एरियाज, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस सब कुछ रहेगा। साथ ही साथ सरकार यहाँ पर 450 मेगावाट का पावर प्लांट जो कि गैस और सोलर बेस्ड होगा, इसको भी लगाने के लिए सरकार सोची है। अब बात कर लेते हैं हम इस आर्टिकल की, जो कि
सरकार की जो मंशा है, लेकिन सरकार सब कुछ के ऊपर तो ध्यान दे रही है, डेवलपमेंट की तो बात करती है, लेकिन असल में जो इस आइलैंड को नुकसान पहुंचने वाला है इसके ऊपर सरकार बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। राइटर का कहना है कि देखिए, पिछले 11 सालों में ऐसे पॉलिसीज़ बनाने में कोई कमी नहीं है जो बेवकूफ़ी से बनी नहीं है, ठीक है, और जिनके पीछे पूरी सोच विचार नहीं था, इल कन्वीनियंस्ड जिसको बोला जा रहा है। इन प्लान्ड गलत पॉलिसीज़ की सीरीज़ में सबसे लेटेस्ट है ग्रेट निकोबार का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं बेसोच पॉलिसी में से एक है, ऐसा राइटर का कहना है। सरकार 72,000 करोड़ का खर्चा बिल्कुल गलत जगह कर रही है। इसके 3 बड़े नुकसान होने वाले हैं। पहले नंबर की बात यह है, आइलैंड के ओरिजिनल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। यहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है इनकी पहचान, इनकी कल्चर ख़त्म हो जाएगी। सेकंड नंबर की बात यह है, दुनिया के यूनिक प्लांट और एनिमल के इकोसिस्टम को खतरे में डाल देगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो यहाँ के जो जीव जंतु हैं दोस्तों, हमें ऐसा लगेगा कि इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। तीसरे नंबर की बात है, ये एरिया नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक और सुनामी के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी से डिजास्टर आ चुका है। यहाँ पर इस प्रकार के यदि प्रोजेक्ट आप बताते हो तो ये सही बात है कि ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है, सस्पेक्टिबल है। फिर भी नेवरथलेस गवर्नमेंट सेंसिटिविटी दिखाए बिना इस प्रोजेक्ट को जोर दिखा करके सरकार यहाँ पर पैसा लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। ग्रेट निकोबार आइलैंड 2 इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ का घर माना जाता है। जैसे कि इसके पहले भी हम इन्हीं के बारे में काफ़ी चर्चा किए थे। इसके पहले जब एक आर्टिकल आया था तो उसको आप इंडिविजुअली जा कर के देख सकते हैं। अभी 2-4 दिन हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पर निकोबारीज जनजाति और सोम्पेन जनजाति रहती है। सोम्पेन को पीवीटीजी के अंडर में रखा गया है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब को। मतलब इनकी संख्या तेज़ी के साथ में घट रही है, इनकी जो कल्चर है वो तेज़ी के साथ में घट रही है। यदि हम इनको संरक्षित नहीं करते हैं तो इनकी संख्या और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये जो जनजातियाँ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं एंड प्रोटेक्ट किए जाने वाले लोग हैं। निकोबारीज ट्राइबल के पुरखों के गांव की बात करें, एंसेंट्रल विलेज की बात करें, उसी जगह पर हैं जहां प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलेगा। 2004 की सुनामी की वजह से उन्हें अपने गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अब ये प्रोजेक्ट उन्हें उनके गांव से परमानेंटली डिस्प्लेस कर देगा। पहले तो वो सुनामी की वजह से गए थे, लेकिन इस बार सरकार की वजह से उनको छोड़ना पड़ जाएगा। इसकी बात करें दोस्तों, जो सोम्पेन ट्राइब्स हैं इन पर तो और भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने खुद एक सोम्पेन पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी में क्लियरली लिख दिया गया है कि जब भी हो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सोचें तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सोम्पेन ट्राइब की वेलबींग और उनके कल्चर या फिर कम्युनिटीज़ को बचाए रखने होनी चाहिए। लेकिन इस पॉलिसी के अपोजिट ये प्रोजेक्ट सोम्पेन ट्राइब के रिजर्व एरिया के एक बड़े हिस्से को कैंसिल कर रहा है, डिनोटिफाई कर रहा है। जंगल जहां सोम्पेन रहते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे वहां बहुत सारे लोगों और टूरिस्ट का आना जाना बढ़ जाएगा। आखिर में सोम्पेन अपनी ही ज़मीन से काट दिए जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। ना वो अपना सोशल लाइफ जी सकेंगे और ना ही अपना इकोनॉमी सस्टेन कर पाएंगे। फिर भी गवर्नमेंट अपनी इस गलती पर अटल है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। अब इस पूरे प्रोसेस में उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बॉडीज़ को इग्नोर कर दिया जा रहा है जो स्पेसिफिकली ट्राइबल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि संविधान के आर्टिकल 338A के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को नेशनल कमीशन फॉर एसटी से कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गवर्नमेंट को ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार आइलैंड के ट्राइबल काउंसिल से बात करनी चाहिए थी। इसके अपोजिट में काउंसिल के चेयरमैन की अपील की भाई निकोबारिस ट्राइबल को उनके गांव वापस दिए जाने चाहिए, उसे नेगलेक्ट कर दिया आपने।
काउंसिल से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने ले लिए हो, लेकिन बाद में काउंसिल ने उसे वापस ले लिया, रिवोक कर लिया। काउंसिल ने बोला है कि अथॉरिटीज़ ने उन्हें जल्दी में डाल करके उस लेटर पर साइन करवा लिया, मतलब एनओसी भी धोखे से आपने ले ली है। लोकल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बने सारे ड्यू प्रोसेस और रूल नियम कानून को सरकार टाल चुकी है। 2013 के लैंड एक्विजिशन कानून के अंडर जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है उसमें निकोबारीज और शोम्पेन को स्टेक होल्डर माना जाना चाहिए था, लेकिन आपने उनको बैठाया नहीं, बस अपना ही चलाते गए। इसके विपरीत में एसआईए की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एसआईए की जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें क्या बोला जा रहा है, एसआईए की जो रिपोर्ट आई थी इसमें ट्राइबल्स का जिक्र तक आप नहीं करते हैं, ओमिट्स एनी रेफरेंस। फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 शोम्पेन को ये पावर देता है कि वो जंगल की रक्षा करें, उसे मैनेज करेंगे। इसी एक्ट को पॉलिसी की बेस होनी चाहिए, लेकिन शोम्पेन से इस मामले में एक बात तक नहीं हुई है, आपने एक बात भी नहीं करे। ये बात ट्राइबल काउंसिल ने कंफर्म कर दी है। देश के कानून का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। इसके बाद इकोलॉजी के नज़रिए से जब आप देखते हैं, ये प्रोजेक्ट एक एनवायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेकर के आने वाला। इस प्रोजेक्ट के लिए आइलैंड की 15% ज़मीन पर जो जंगल है उसे काटना होगा। ये एक ऐसा रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो कि बारिश के लिए, जीव जंतुओं के लिए घर है, आसरा है, तो दोनों को ये खतरे में डाल देगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए 8.5 लाख पेड़ काटने पड़ सकते हैं। ये फिगर ऑलरेडी बहुत डिप्रेसिंग है, लेकिन ये बहुत कम भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट अकॉर्डिंग असल में 32 लाख से 58 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि इतने इनडिस्क्रिमिनेटरी कटिंग का गवर्नमेंट जो सॉल्यूशन दे रही है वो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। सरकार कह रही है हम पेड़ काटेंगे और पेड़ लगा देंगे, मतलब दूसरी जगह नए पेड़ लगा देंगे, लेकिन ये नेचुरल पुराने जंगल का बेहतर सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं है। समझ से परे है। ये नया जंगल लगाने की प्लानिंग हरियाणा में की जा रही है, जो यहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर है और जिसका इकोलॉजी बिल्कुल अलग है। आप पेड़ वहाँ के काट रहे हैं और बोल रहे हो कि हम हरियाणा में लगाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने उसी ज़मीन का एक चौथाई हिस्सा जहाँ नए जंगल लगाने थे उसे माइनिंग के लिए दे दिया है। वैसे भी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन गवर्नमेंट के गिल्टी कॉन्सिडेंस को शांत कर सकता है, लेकिन मल्टी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी रिच नेचुरल फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन का कोई वो हल ही नहीं हो सकता है। जहां आप पोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी कंट्रोवर्शियल एरियाज है। उस साइड का कुछ हिस्सा कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के अंतर्गत आता है, मतलब पोर्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मना है क्योंकि वहाँ टर्टल अपने अंडे देती है और कोरल रीफ वहाँ है। तो आप कैसे बोल दे रहे हो कि हम यहाँ पर बना देंगे बंदरगाह। इस बात की कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे एविडेंस है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी शामिल है। फिर भी गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी के थ्रू इस सच को मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश किया है। अब इसकी जो रिपोर्ट आई है उसने जो ग्राउंड ट्रूथिंग करके रिपोर्ट करके पोर्ट साइट को CRZ 1A से बाहर निकालने का काम किया है, उसे पब्लिक नहीं किया गया। मतलब आपने ये तो रिपोर्ट दे दिए हैं, लेकिन अभी तक लोगों के सामने इसको आपने पेश नहीं करे हो। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के हिसाब से भी देखा जाए बहुत सारी अच्छे जीव जंतु यहाँ पर, बंदर यहाँ पर, मंकी यहाँ पर, पक्षी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ा कंसर्न पैदा कर रहा है। जैसे कि प्राइमेटोलॉजिस्ट जो कि मंकी पर रिसर्च करते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखकर ये भी बोला है कि प्रोजेक्ट का निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक, एक टाइप का मंकी होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है। प्रोजेक्ट के लिए जो बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट हुए हैं उनकी मैथोडोलॉजी में बहुत क्रिटिकल गलतियां हमको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि सी टर्टल के नेस्टिंग साइज का असेसमेंट उस मौसम में किया गया जब टर्टल अंडे देती ही नहीं थी।
मतलब सही डेटा आपने कलेक्ट करे ही नहीं है। इसके अलावा जो समुद्री गाय होती हैं डंगोंग्स, इसके ऊपर प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट को मेज़र करने के लिए ड्रोन यूज़ किए गए थे, लेकिन उन ड्रोन की कैपेसिटी लिमिटेड थी और वो सिर्फ सैलो एरियाज ही देख सकते हैं, डीप सी में नहीं जा सकते जहाँ पर इस प्रकार की समुद्री गाय देखने को मिलती हैं। अब बात कर देते हैं फाइनली द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द पोर्ट इज कमिंग अप इन सिस्मिकली सेंसिटिव। सबसे बड़ी बात ये है, आप इसको बना जो रहे हो ना, ये ऐसी जगह में आप बना रहे हैं जहां अर्थक्वेक आ चुका है। दिसंबर 2004 की सुनामी ने यहाँ की ज़मीन को परमानेंटली 15 फीट तक दबा दिया था, लैंड सब्सिडेंस हुआ था। जुलाई 2025 में 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इसी बात की याद दिलाता है कि ये खतरा हमेशा बना रहेगा। आप कुछ भी कर लो, पहले तो आप खुद बर्बाद करोगे, उसके बाद यहाँ पर प्रकृति आपकी बनाई हुई चीज़ों को बर्बाद कर देगी। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएंगे दोस्तों, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी देखेंगे। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से लाया गया है। ये बॉडी बनी थी द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट्स 1993 के अंतर्गत। इसका काम है देश में ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, उनके प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए सरकार और संस्थाओं पर निगरानी रखने का काम ये करती है। ह्यूमन राइट्स का मतलब है राइट टू लाइफ, डिग्निटी, स्वतंत्रता और कोई भी अधिकार जो संविधान या फिर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट में हमको मिले हैं। यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर बैठते हैं चेयरपर्सन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर फॉर्मर CJI इसमें बैठते हैं। इसके बाद इसके कुछ मेंबर भी रहते हैं, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज, वर्तमान या फिर भूतपूर्व हो सकते हैं। एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं। 2 ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जिनके पास ह्यूमन राइट्स में नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रहते हैं, जैसे कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन, SC ST माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन के व्यक्ति भी यहाँ पर बैठते हैं। अपॉइंटमेंट की यदि हम बात करें, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और इसमें बैठते हैं कौन कौन, PM, होम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, CJI एंड स्पीकर। टेन्योर की यदि हम बात करें तो ये 3 ईयर्स तक रहते हैं या फिर 70 साल तक की एज तक, एंड री अपॉइंटमेंट इसमें अलाउ रहता है। पावर एंड फंक्शन के हिसाब से यदि हम देखें तो NHRC के पास में सिविल कोड जैसी पावर है। मेन फंक्शन जैसे कि ये कोई कंप्लेंट आती है तो उसको सुनते हैं, सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, प्रिजन डिटेंशन सेंटर, कस्टोडियल डेथ पर इंक्वायरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए NGO एंड सिविल सोसाइटी को प्रमोट करना, इंटरनेशनल कन्वेंशन इंप्लीमेंटेशन पर नज़र रखना। लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, जैसे कि जुडिशियल पावर नहीं है, ये खाली सुझाव देता है, मानो चाहे मत मानो। इसके अलावा आर्म फोर्स के केसेस में इसका अधिकार लिमिटेड है। ओवरबर्डन्ड विद केसेस, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इसका नहीं है, इसके पास बाइंडिंग पावर नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो रिकमेंडेशन को इग्नोर भी कर सकती है। बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ क्या बोलती है ये यहाँ पर हम इसको देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में हॉस्पिटल में एक बच्चे की डेथ हुई है, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने काफ़ी कड़ा कहना चाहिए तंज कसा था, शायद उसी को ध्यान में रखते हुए NHRC ने ये कदम तुरंत उठाया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। रीजन है इंदौर के महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल में 2 नवजात शिशुओं की मौत हुई है, जिनको रेड बाइट्स का सामना करना पड़ा था। ये हॉस्पिटल MP का सबसे बड़ा गवर्नमेंट रन मेडिकल फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है, इसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। NHRC ने अथॉरिटीज से बोला है कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए और 10 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको भेजना चाहिए। इसके बाद ये जो नोटिस है 5 सितंबर को जारी किया गया था, ये एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस नाम की एक NGO ने NHRC को कंप्लेंट भेजा था। 30 और 31 अगस्त को MY हॉस्पिटल के न्यू नेटल ICU में कम से कम 2 नवजात बच्चियों को रैट्स ने काट लिया था। इसके बाद दोनों बच्चों की डेथ हो गई, एक की 2 सितंबर को और दूसरी की हुई थी 3 सितंबर को।